वेवलेंथ के लिहाज से या फ्रीक्वेंसी के लिहाज से उनको डिवाइड किया गया है। अदरवाइज तमाम की तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सेम होती हैं, ठीक है। सो सेम होने का मतलब ये है कि हम लोग जिस तरीके से उनको ऑब्जर्व करते हैं या उनको जिसे कहते हैं वो जनरेट होती हैं, सिर्फ उसका तरीका डिफरेंट है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सबकी सब सेम है। उनकी स्पीड सेम है, वो एक जैसी प्रॉपर्टीज रखती हैं, ड्यूल नेचर की हैं, फोटॉन्स पे मुश्तमिल हैं, ठीक है। और जिस तरीके से ट्रैवल करती हैं, जिस तरीके से हम लोग उनको देखते हैं, ये सब चीजें उनकी जैसे कहते हैं सेम है, सिर्फ उनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। सो today, the electromagnetic spectrum includes a broad range of different type of radiation from a variety of sources. Electromagnetic spectrum हमारे पास different type के sources की radiations में divided है. From these radiations, even though these radiations differ greatly in their properties, in their means of production, and in the ways we observe them, they share other features in common. They all can be described in terms of electric and magnetic fields, and they travel through vacuum with the same speed, the speed of light. In fact, from the fundamental point of view, they differ only in wavelength or frequencies. ठीक है? The names given to the various region of the spectrum are described in figure, have to do only with the ways the different type of waves are produced or observed. They have nothing to do with any fundamental property of the wave. ठीक है? Other than the difference in their wavelengths, there is no experimental way to distinguish a wave in the visible region from the one in the infrared region. The waves have identical forms and identical mathematical descriptions. There are no gaps in the spectrum, nor there are sharp boundaries between the various categories. ठीक है? सो अब ये सब चीजें वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, वो कह रहा है कि हमारे पास ये जितनी की जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वेव्स हैं, ये तमाम वेव्स बेसिकली हमारे पास, हमें पता है दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दे आर परपेंडिकुलरली मूविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली, ठीक है। और ये प्रोपेगेट करती हैं वैक्यूम से, इन सब की स्पीड जिसे कहते हैं एक जैसी है, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, और किसी भी वेव को किसी दूसरी वेव से डिस्टिंग्विश करने का जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वेवलेंथ या उसकी फ्रीक्वेंसी है, या वो मीन्स हैं जिसके जरिए वो जनरेट होती हैं या हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। अदरवाइज अगर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लिखेंगे वो सब की सब वेव्स के लिए सेम होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं दैट E इज इक्वल्स टू E इट इज इक्वल्स टू HV, जिस तरह फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, या E इट इज इक्वल्स टू H C ओवर लैम्डा, ठीक है, जो फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। अब ये सब वेव्स के लिए सेम है, विजिबल के लिए भी, इंफ्रारेड के लिए भी, माइक्रोवेव के लिए, हर एक के लिए सेम है, ठीक है। तो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी फॉर्म्स, हर चीज एक जैसी है, सिर्फ और सिर्फ उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसीज के लिहाज से उनको डिवाइड किया गया है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसमें किसी भी टाइप का कोई गैप नहीं है। मींस ऐसा नहीं है कि कुछ फ्रीक्वेंसीज या कुछ वेवलेंथ जो है वो एब्सेंट हो। मींस जहां पे इंफ्रारेड खत्म होगा माइक्रोवेव शुरू हो जाएंगी, जहां पे माइक्रोवेव खत्म होगा इंफ्रारेड शुरू होगा, इंफ्रारेड खत्म हुआ विजिबल शुरू हो गई, विजिबल खत्म हुआ अल्ट्रावायलेट शुरू हुई। देयर इज नो गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कोई किसी भी किस्म का कोई गैप नहीं है। और ये जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है कि विजिबल की रेंज ये है, इंफ्रारेड की रेंज ये है, माइक्रोवेव की रेंज ये है, देयर आर नो शार्प बाउंड्रीज बिटवीन देम। कोई एग्जैक्ट जिसे कहते हैं फिगर नहीं है कि ये जिसे कहते हैं माइक्रोवेव का ही हिस्सा है या इंफ्रारेड का ही हिस्सा है। डिफरेंट ऑथर्स ने, डिफरेंट बुक्स ने उनको डिफरेंट तरीके से डिवाइड किया है, ठीक है। तो आमतौर पे जो एजिस पे यानी कि एक तरह से बाज का ओवरलैप भी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसको किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। जिस तरह विजिबल है तो ज्यादातर बुक्स में हम लोग देखते हैं कि 400 to 700 नैनोमीटर लिखा होता है, लेकिन बाज का 350 से भी शुरू किया होता है उन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से कोई शार्प बाउंड्रीज नहीं है और कोई भी गैप्स नहीं है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। सो देन यहाँ पे हमारे पास शुरू हो जाता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की डिस्क्रिप्शन वन बाय वन, ठीक है। सो लाइट जो है द इट इज डिस्क्राइब एज द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है।
से देख सकते हैं। जो विजिबल पोर्शन है यानी कि विजिबल पोर्शन है उसको हम लोग लाइट का नाम दे देते हैं। विजिबल पोर्शन हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में दरमियान में है, यहाँ पे है, ठीक है, तो इसको हम लोग लाइट का नाम दे देते हैं। ये वो चीज है जिसको हम लोग अपनी आई से देख सकते हैं, और ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं बेसिकली जो कि सन अमिट कर रहा है, ठीक है, सन अमिट कर रहा है, विच इज द क्लोजेस्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोर्स, ठीक है, क्लोजेस्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोर्स, ठीक है, यानी कि टेरेस्ट्रियल हम लोग कहते हैं जो कि जमीनी हमारे पास है, जमीन पे एग्जिस्ट करता है, एक्स्ट्रा जो कि जमीन पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो सन क्योंकि जो है वो जमीन का हिस्सा नहीं है, ऑब्वियसली जमीन से अलग है, जमीन के बाहर है, ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली हमारे पास विजिबल लाइट की एमिशन का सोर्स है, ठीक है। द लिमिट्स ऑफ द वेवलेंथ of the visible region are from 400 to 700 नैनोमीटर, ठीक है, 400 से 700 नैनोमीटर तक इनकी रेंज है, ठीक है। और ये लाइट जिसे कहते हैं ये एमिट किस टाइप से होती है, ये लाइट एमिट हो सकती है किसी भी गैस से या किसी भी सॉलिड मटेरियल से, किसी भी चीज से। अगर ये किसी गैस से एमिट होगी देन पहले मेरे ख्याल में मैं आप लोगों को इधर से पढ़ के सुना दूं, that this can be emitted from a dilute collection of atoms such as gas in which the light is characteristic of the properties of individual atoms, or from the concentrated collection of atoms such as solid। ये भाई किसका स्पीकर ऑन हो गया है? मैम आप सबको म्यूट कर दें, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं जी। तो such a solid in which the light may be characteristic of the properties of the entire object. The study of the light emitted by the sun and distinct stars can give us information about their chemical composition, temperature and motion, ठीक है। अब इसमें वो क्या बता रहा है, जो मेन चीजें उसने हमें विजिबल पोर्शन के लिए बताई हैं, मैं आप लोगों को अलग से लिख के बाद बता दिया करूंगी थोड़ी सी, ताकि आप लोगों के ज़हन में आ जाए। उन्होंने कहा है कि विजिबल पोर्शन जो है, विजिबल पोर्शन को हम लोग कहते हैं जनाब लाइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं, वी कैन सी विद आवर आईज, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम अपनी आंखों से देख सकते हैं हम उसे लाइट का नाम दे रहे हैं, विजिबल पोर्शन में आती है। इस विजिबल पोर्शन की रेंज जो है ये है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक, ठीक है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक है। 400 नैनोमीटर पे जो कलर हमारे पास बनता है इट इज वायलेट, और जो 700 नैनोमीटर पे हमारे पास कलर बनता है इट इज रेड, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे पास 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक फ्रॉम द वायलेट कलर टू रेड कलर डिवाइडेड है, और 7 डिफरेंट कलर्स इस पे मुश्तमिल है, ठीक है। बाकी के 5 इसके दरमियान में आते हैं, ठीक है। सो ये जो लाइट हमारे पास एमिट होती है ये हमारे पास बेसिकली सन से एमिट होती है, ठीक है, जो मेन सोर्स है हमारे पास विजिबल लाइट का, ठीक है। सो सन इट इज द बिगेस्ट सोर्स, ठीक है, बिगेस्ट सोर्स है लाइट का। और ये लाइट हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप के सोर्सेस से एमिट हो सकती है। वो सोर्सेस क्या हैं? उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये जो लाइट है ये एमिट हो सकती है फ्रॉम डाइल्यूट कलेक्शन ऑफ एटम्स, ठीक है। डाइल्यूट कलेक्शन ऑफ एटम्स, डाइल्यूट कलेक्शन ऑफ एटम से क्या मुराद है कि हम लोग गैस को उन्होंने कहा है, गैस मॉलिक्यूल्स को कहा है, ठीक है। सो हमें पता है कि मैटर की 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस जो है हमारे पास, क्यों? क्योंकि गैस में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं बहुत फार अवे फ्रॉम ईच अदर होते हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा इसको डाइल्यूट मिक्सचर, ठीक है, कि बहुत ही कम जिसे कहते हैं कंसंट्रेशन का मिक्सचर कहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइट किसी डाइल्यूट कलेक्शन ऑफ एटम से एमिट हो सकती है। अगर ये डाइल्यूट कलेक्शन ऑफ एटम से एमिट होगी तो जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो इंडिविजुअल एटम की आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है ये सारे एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर हैं, तो अगर एक एटम एमिट कर रहा लाइट तो वो उसी एटम की रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, एक तरह से उसकी प्रॉपर्टीज पे मुश्तमिल होगी। अदरवाइज अगर ये किसी ऐसी कलेक्शन ऑफ एटम से एमिट हो रहा है जो कि कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड कलेक्शन ऑफ कलेक्शन है, ठीक है, तो कंसंट्रेटेड कलेक्शन जो है हमारे पास ये हमारे पास कौन सी हो जाती है? सॉलिड, ठीक है।
सॉलिड में सबसे ज्यादा हमारे पास कंसंट्रेटेड एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब सॉलिड में हमारे पास एटम्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर लाइट एमिट होगी तो वो इटसेल्फ पूरे की पूरे जिसे कहते हैं उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। सो वो तमाम एटम्स उसमें जिसे कहते हैं पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और वो तमाम एटम्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी और उस पूरे मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी। फिर उन्होंने हमें ये बात बताई है कि ये जो लाइट हमारे पास अमिट हो रही है, विजिबल लाइट फ्रॉम द सन, फ्रॉम द स्टार्स और बाकी तमाम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोर्सेस से, ये लाइट हमें बेसिकली इंफॉर्मेशन दे सकती है। किस चीज के बारे में? ये हमें इंफॉर्मेशन देती है उनकी मोशन के बारे में, उनके टेम्परेचर के बारे में, ठीक है, और उनकी कंपोजिशन के बारे में, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल कोई भी लाइट हमारे पास कहीं से भी आ रही है, हमें वो बताती है कि वो टेम्परेचर उस बॉडी का कितना हो सकता है। जिस तरह सन का टेम्परेचर हम लोगों ने कैलकुलेट किया, किसी भी बंदे ने जाके सन के ऊपर तो कैलकुलेट नहीं किया कि 6000 केल्विन टेम्परेचर था, लेकिन हमें पता है, ठीक है। तो वो हम लोगों ने किस टाइप से कैलकुलेट किया? जो लाइट हमारे पास सन से आ रही थी उसके जरिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि सन का टेम्परेचर क्या होगा, वो जो लाइट एमिट हो रही है वो किस टाइप की कंपोजिशन रखती है, वो कौन से एटम से, हीलियम से और उससे बनी हुई है, ठीक है। तो और सन की मोशन के बारे में हमें बता सकती है कि वो हमसे दूर जा रहा है, हमारे नजदीक आ रहा है, किस टाइप से लाइट की स्पीड को देखते हुए, ठीक है, हम लोग बता सकते हैं। तो ये जो सन और स्टार से लाइट हमारे पास आती है या बाहर की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से आती है, ये हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकती है, ठीक है। सो ये है हमारे पास विजिबल, ठीक है, विजिबल लाइट जो कि हमारे पास 400 से 700 नैनोमीटर के दरमियान लाई करती है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन उन्होंने हमें बताया हुआ है, नेक्स्ट पोर्शन इट इज अबाउट इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज हमारे पास कौन सी रेडिएशंस हैं? हमारे पास ऐसी रेडिएशंस हैं जो कि हमारे पास विजिबल लाइट जो है उससे लॉन्गर रेडिएशंस की है। विजिबल के फौरन बाद हमारे पास इंफ्रारेड आती है, ठीक है, और इनकी रेंज हमारे पास 0.7 माइक्रोमीटर से तकरीबन 1 मिलीमीटर तक है, ठीक है। और ये हमारे पास कब अमिट होती हैं? ये हमारे पास अमिट होती हैं जब भी कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल अपनी रोटेशनल या वाइब्रेशनल स्टेट्स को चेंज करता है। तो जो एटम्स हमारे अंदर मौजूद हैं, जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वो अगर अपनी रोटेशनल वाइब्रेशनल स्टेट्स को चेंज करें तो हमारे पास बेसिकली हीट अमिट होती है। वो हीट रेडिएशंस बेसिकली इंफ्रारेड एनर्जी की फॉर्म है। इंफ्रारेड एनर्जी हमें नजर नहीं आती, ठीक है, हम उसे देख नहीं सकते, सिर्फ इंफ्रारेड कैमरा से डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। सो आम तौर पर ये इस टाइप के ऑब्जेक्ट से निकलती है जो 3000 केल्विन से ऊपर जिनका जिसे कहते हैं टेम्परेचर हो, तो वो ज्यादातर इंफ्रारेड मेक करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इंफ्रारेड लाइट को भी मॉनिटर करें जो कि डिफरेंट सन्स और स्टार्स से मिल रही है, तो हमें उन सन्स और स्टार्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। वी कैन फाइंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। हाँ जी मैडम, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही मैडम, बहुत ब्लर है। दीज आर हीट वेव्स, ठीक है, इनको हम लोग